नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास में फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। आज की हमारी क्लास जो है ये विश्व भूगोल का पार्ट हमारा 3 होने वाला है, क्लास नंबर यानी 3rd होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर से हम आपके साथ टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। और उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी छात्रों ने अभी तक हमारी मैराथन क्लास पॉलिटी की ना देखी हो तो ज़रूर आप उसको टाइम निकाल कर देखिए, क्योंकि वहाँ पर TRE 4 के एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि जनसंख्या घटेगी यदि, तो आपकी जनसंख्या कब घटेगी? जब आपकी जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी जनसंख्या घटेगी ही नहीं, क्योंकि तब तो समान ही रहेगी। आगे बी नंबर ऑप्शन कहता है कि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तब भी आपकी जनसंख्या नहीं घटेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका कहता है कि जन्म दर क्या हो जाए? कम हो जाए, और जब आपकी मृत्यु दर अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में आपकी जनसंख्या क्या है? वो आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कहता है जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जब जन्म दर कम है और मृत्यु दर आपकी अधिक होगी तो नए व्यक्ति कम पैदा होंगे और अधिक जनसंख्या में मृत्यु होगी। इससे समय के साथ आपकी क्या होगी? जनसंख्या घट सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं 273 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके कृषि एवं पशुपालन चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपके NCERT बुक में दे रखी गई है आप लोग उसको विस्तार से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो याद रखना, जो आपके सुनहरा रेशा से अभिप्राय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पटसन से। तो सुनहरा रेशा मतलब पटसन। तो चलिए देखते हैं। कहता है सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर का अभिप्राय आपके पटसन यानी जूट से होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग जवाब देंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपके सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या हो जाएगा? पटसन। पटसन को हिंदी में हम लोग जूट बोलते हैं, तो याद जरूर रखना आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274 आपसे क्या कहता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। जो आपका बलूचिस्तान है देश, उसमें कह रहा है आपसे कि चलवासी का तंबू आपका क्या कहलाता है? किजसी, क्लांग, क्लूफ। तो याद रखना, जो चलवासी का तंबू होता है वो आपका किजसी कहलाता है। क्या कहलाएगा चलवासी का तंबू? किजसी। चलिए देखते हैं किजसी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी उसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है बलूचिस्तान में चलवासी या खाना बदोश का तंबू किजसी कहलाता है। खाना बदोश के रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 आपका क्या कहता है। 275 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और उससे संबंधित देश का सही युग्म आपका कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शनों में? तो सबसे पहला आपका चाइना जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से बिल्कुल संबंधित नहीं, ये आपके श्रीलंका से संबंधित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपसे कहता है मिल्पा रोडेशिया, ये आपका जिम्बाब्वे से संबंधित है, तो ये बिल्कुल नहीं है। मिल्पा जो है आपका ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपके मैक्सिको से। तो आपका जो सी ऑप्शन है लदांग, तो लादांग जो है ये आपके मलेशिया के स्थानांतरणशील कृषि है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में हम लोग क्या कहते हैं? लदांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे कहता है इसे श्रीलंका में चाइना, मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल या कोमिले, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगया और कांगो में मसोने आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सारे आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब 276 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है। कहता है जब बहता पानी आपकी चिकनी मिट्टी को काटता है, यानी एक पानी जो है वो आपका बह रहा है, बहने से वो क्या कर रहा है? चिकनी मिट्टी को जब काटता है और गहरे चैनल बनाता है,
क्या बनाता है, गहरे चैनल बनाता है। तो क्या होता है, गली कटाव होगा या सीड क्षरण होगा या वनों की कटाई होगी ऐसी स्थिति में। तो याद रखना, जब आपका बहता पानी जो है चिकनी मिट्टी को काटेगा तो उसको हम लोग गली कटाव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 276 का ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसी गहरे चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। गली कटाव के अलावा आपका अगर ऑप्शन में मिलता है अवनालिका तो उसको भी आप लोग सही लगाएंगे, अवनालिका अपर्दन भी इसको हम लोग कहते हैं। कहता है भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और इसे खराब भूमि के रूप में जाना जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को जो आपका चंबल बेसिन है वहाँ पर क्या कहते हैं, खड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खड कहा जाता है। कहाँ पर, आपके चंबल बेसिन में। आगे देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहता है निछालन प्रक्रिया संबंधित हो जाएगी। जो आपकी निछालन प्रक्रिया है आपसे पूछा गया, ये आपके किससे संबंधित है, भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से या पौधों की जड़ों से। तो याद रखना, जो आपकी निछालन प्रक्रिया है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये किससे संबंधित आपकी है, तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपकी किससे किससे संबंधित है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है भारी वर्षा वाले क्षेत्र से। फिर आपका दूसरा है, क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भारी वर्षा क्षेत्र से भी आपका निछालन प्रक्रिया संबंधित है, खनिज और मिट्टी से भी संबंधित है आपकी निछालन प्रक्रिया, और पौधों की जड़ों से भी आपकी निछालन प्रक्रिया संबंधित है। इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निछालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह के क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आपसे अगर पूछा जाए जो इस तरीके के क्षेत्र होंगे वहाँ पर किस तरीके की मृदा पाई जाएगी, तो आप लोग जवाब देंगे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 278 क्या कहता है। कहता है स्टेलके टाइट और स्टेलगे माइट, ये जो आपकी स्थल कृतियाँ होती हैं ये आपकी बनती हैं, तो ये किस के द्वारा बनती हैं ऐसा पूछा गया है। पवन द्वारा बनती हैं या भूमिगत जल के द्वारा या बर्फ़ द्वारा। तो याद रखना जो आपकी स्टेलकेटाइट और स्टेलगेमाइट स्थल कृतियाँ होती हैं ये आपकी जो है ये आपके भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। कहता है कि स्टेलकेटाइट कंद राव ने चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसे हम लोग स्टेलकेटाइट कहते हैं। ठीक है, तो आप स्टेलकेटाइट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टेलगेमाइट के बारे में। कहता है स्टेलगेमाइट कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना आपकी क्या कहलाएगी, स्टेलगेमाइट कहलाएगी। तो याद रखना आप ये भी समझ गए होंगे स्टेलगेमाइट आपका क्या होता है। अब आगे देखते हैं। कहता है जब कभी भी स्टेलकेटाइट और वह स्टेलगेमाइट आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को हम लोग कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं, जब ये आपस में दोनों मिल जाती हैं। लास्ट आपके पॉइंट कहता है कि रोहतास पठार कुटू मस्सर गुफा चित्रकूट आदि में ये कंदराएं पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये भी आप एक बार देख लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279 आप क्या क्या कहता है। कहता है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक बताइए क्या है। यानी जो आपकी जनसंख्या में परिवर्तन होता है इसके पीछे की 3 मुख्य वजह क्या है ऐसा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके क्या कहता है। कहता है जन्म मृत्यु एवं विवाह। फिर कहता है जन्म मृत्यु एवं प्रवास। फिर सी ऑप्शन कहता है जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। तो याद रखना जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य अगर कारक पूछेगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म मृत्यु एवं प्रवास।
चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों आखिर जनसंख्या के 3 मुख्य कारक यही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। कहता है जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये लाइन भी याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जनसांख्यिकी क्या है तो याद रखना जो आपकी जनसांख्यिकी होती है ये आपकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो इसको जरूर एक बार 280 नंबर क्वेश्चन पर भी आप लोग टिक लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना जब बात होगी आपकी कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल की तो उस अनुपात को जो है हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप लोग क्षेत्रफल से याद रखना, क्षेत्रफल मतलब घनत्व, तो याद रखना जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहते हैं कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किमी के आधार पर व्यक्त किया जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व को किस वर्ग में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना प्रति वर्ग किमी में व्यक्त किया जाता है आपके जनसंख्या घनत्व को। चलिए 281 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है आपका। इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा गोवा राज्य में जो है आपका नगरीकरण सर्वाधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, कितने % है, तो याद रखना 62.2% हो जाएगा आपके गोवा राज्य का नगरीकरण। चलिए देखते हैं 282 नंबर आपका क्या कहता है। देखिए जनसंख्या से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है और जितने भी आपको इसके PYQ MCQ वो सारे आपको इसको हल करके बहुत ही अच्छे से जाना है आपको अपने एग्जाम में, ताकि आपके जनसंख्या से जो 2-3 नंबर आते हैं वो आप आसानी से अपने ला सकें एग्जाम में। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के नज़रिए से TRE 4 के। चलिए देखें, कहते हैं 282 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो याद रखना जो आपकी जनसंख्या की वहन क्षमता होती है वो आपकी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ऐसा पूछा गया है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर के द्वारा, जन्म दर के द्वारा या सीमित संसाधन के द्वारा। तो याद रखना जो आपकी जनसंख्या की वहन क्षमता होती है ये आपके सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 282 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे क्वेश्चंस कि जनसंख्या की जो आपकी वहन क्षमता होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जो भी आपके सीमित संसाधन होते हैं। आगे देखते हैं जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है। तो याद रखना बात हो रही है आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका शीशा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 283 का ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं आखिर क्यों ये सबसे खतरनाक प्रदूषक माना जाता है। कहता है शीशा जिसको हम लोग लेड भी बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, जिसमें और क्या कहता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रभाव भी आपका शामिल हो जाएगा। तो ये लाइन जरूर आप लोग याद रखना, जिसमें आपका क्या होता है न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रभाव भी आपका शामिल है। चलिए आगे देखते हैं 284 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 284 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। कहता है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो आपका प्रतिकूल परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक अशांति, तबाही या पारिस्थितिक क्षरण। तो याद रखना जब आपके मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन की बात पूछेगा आपसे एग्जाम में
तो याद रखना वो आपका क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर क्यों कहलाता है पारिस्थितिक क्षरण। कहते हैं मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिक क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में क्या होता है, अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो आपकी सांस्कृतिक विरासत अगर पूछे क्या होती है, तो जो भी आपके भवन व स्मारक होते हैं वही आपकी सांस्कृतिक विरासत होती है। 285 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है एक सींग युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चंस आपके ढेर सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। जो आपका एक सींग गेंडे की बात जब की जाए तो याद रखना एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं ये आपके असम राज्य में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से 285 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कहता है एक सींग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो एक सींग वाला गेंडा ये किस प्रजाति का होता है, तो आप लोग जवाब देंगे राइनो प्रजाति का। इसका प्रमुख गृह राज्य आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे हम लोग IUCN की लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए लाल सूची में असुरक्षित रूप से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो याद रखना कौन सा आपका हो जाएगा, IUCN। 286 नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, इस पर आप कम से कम 5 बार भी बना लीजिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके TRE 4 के एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। तो ये आपका जो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके गोवा राज्य में स्थित है। जरूर आप लोग इसको याद कर लेना। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। तो ये रहे आपके वन्य जीव अभयारण्य और ये रहे उनकी लोकेशन यानी उनके स्थान। तो सबसे पहला आपका है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपके गोवा राज्य में हो जाएगा। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो सारिस्का जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके राजस्थान में है। फिर आपसे कहता है कूनो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। कूनो मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आप तीनों अभयारण्य समझ गए होंगे कहाँ पर कौन सा अभयारण्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो बार बार आपसे बोलना कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये समझिए कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बात बोलने की बार बार ज़रूरत ही नहीं। तो आप इस हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखते हैं ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर पूछा गया किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, केवल जीव जंतु की, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की, या केवल वनस्पति की, या एक से अधिक। तो याद रखना जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनकी जो जिम्मेदारी होती है, इनको जो सुरक्षा का काम होता है वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। ठीक है, द होल इकोसिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना आपके राष्ट्रीय उद्यान का काम होता है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से नामित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का फैला हुआ है, जिसमें वनस्पति, जीव और अन्य जो आपके पारिस्थितिक घटक हैं वो भी आपके शामिल हैं। कहता है राष्ट्रीय उद्यान कानून द्वारा संरक्षित होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान ये किसके द्वारा संरक्षित होता है, तो ये आपके कानून के द्वारा संरक्षित होता है। और ऐसी गतिविधियां जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे
लॉगिंग, शिकार और खनन आमतौर पर क्या है, ये आपके निषिद्ध हैं। ठीक है, ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन, फिर से यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होंगे, तो जरूर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से मेल नहीं खाता है, यानी इनमें से पूछा गया कौन सा गलत है, जिसका मिलान आपका गलत है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कहता है गिंडी आपके तमिलनाडु में है जी, बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है भगवान महावीर, ये आपके बिहार में है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था भगवान महावीर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ था, ये आपके गोवा राज्य में था। तो ये ऑप्शन ही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपसे गलत ही पूछा गया है। ठीक है, और आगे आपके कहता है ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे, बालपक्रम जो आपका बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके मेघालय में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चंस का गलत आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। कहते हैं भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में बिहार में नहीं बल्कि गोवा राज्य में स्थित है। अन्य सारे जो है आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, फिर से आप एक बार इनको देख लीजिए। आपके जो है तमिलनाडु में गिंडी और मेघालय में बालपक्रम शामिल हैं। 289 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जो आपका वन है, जिसे हाल ही में चौथी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ये आपके किस जिले में स्थित है, ऐसा आपसे पूछा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके कोरापुट जिले में स्थित है। इसका एक्सप्लेन आपका है नहीं, तो इसका एक्सप्लेन आप लोग बस इतना सा याद रखना कि जो आपका गुप्तेश्वर वन है जिसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वो आपके कोरापुट जिले में स्थित है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, किस जिले में स्थित है, कोरापुट। चलिए देखते हैं अब आपके लोकेशन से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग समझते हैं। कहते हैं 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो याद रखना जो आपके 5वीं जो आपकी बाघ की गणना रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार आपके भारत में जो बाघों की संख्या थी वो आपके 3167 थी। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो आपकी 3167 है। यह दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में की गई थी, ये डेट आप लोग जरूर याद रखना, 1973 ईस्वी में। आगे देखते हैं 291 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। तो याद रखना जो आपके मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इसका संबंध आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड से है या महाराष्ट्र से या पश्चिम बंगाल से है। तो याद रखना जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो मेलघाट मतलब महाराष्ट्र। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। इसके एक्सप्लेन भी इसमें नहीं दे रखा गया है, तो चलिए एक्सप्लेन हम आपको बता देते हैं क्या होगा। यहाँ से 1-2 पॉइंट आपके और बन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो याद रखना सबसे पहला तो आप लोग यही समझ लीजिए कि जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है ये आपके महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो महाराष्ट्र के आप लोग याद रखना, इसको जरूर लिखिए, अमरावती जिले में है। तो ये आपके महाराष्ट्र में किस जिले में है, तो ये आपके अमरावती जिले में हो जाएगा। क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व, और वहाँ पर आपके जिलों के नाम दे देगा, तब भी वहाँ पर आपको इसका जवाब देना होगा। तो याद रखना महाराष्ट्र के किस जिले में है, अमरावती जिले में स्थित है। अब याद रखना इसे जो है 1974 ईस्वी में इसे क्या घोषित किया गया, इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इसे बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो ये डेट भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 1974 देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही हो जाएगा। कहता है मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है, तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस जिले में स्थित है, तो ये आपके अमरावती जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में क्या हुआ, इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत
वर्ष 1973 और 74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं 292 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये किसके उदाहरण हैं? तो याद रखना, जब आपकी होगी जो हिमालयी भूरा भालू है, एशियाई जंगली जो आपकी भैंसें हैं और जो आपकी रेगिस्तानी लोमड़ी हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये किसका उदाहरण है, पहला ऑप्शन है दुर्लभ प्रजातियों का या विलुप्त प्रजातियों का या लुप्त प्राय प्रजातियों का। तो याद रखना ऐसे जो आपके उदाहरण होंगे या एग्जाम्पल्स होंगे ये आपके दुर्लभ प्रजातियों के हो जाएंगे। तो इसीलिए 292 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई ये क्यों दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण होने वाले हैं। कहता है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सब आपके दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियां लुप्त प्राय या कमज़ोर श्रेणी में आने लगती हैं, इसीलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, इसमें सभी लोग दिया करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो फिर वो आपको क्वेश्चन 100% तैयार हो जाता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग सभी लोग जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लाए थे बहुत ही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यहाँ से ज़रूर आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आज ही इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे एग्जाम के नज़रिए से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारी पॉलिटी की मैराथन ना देखी हो, हिस्ट्री की मैराथन ना देखी हो, भारत के भूगोल की मैराथन ना देखी हो, आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखिए टाइम निकाल कर, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में TRE4 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बस यही आप लोगों से हमारी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, पढ़ते रहिए अच्छे से।